जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प। देखिए, चैनल पे प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है और ये जान जाइए, आपकी समझ लीजिए बिल्कुल कि यदि आप प्रीवियस ईयर से तैयारी करते हैं तो आपकी कम से कम सीटेट जो होता है वो बिल्कुल 60% क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसलिए ये सीरीज चलिए, इसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है, सारी की सारी वीडियो देखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी रहे सबसे आगे और सबसे बेहतर। तो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, हिंदी प्रीवियस ईयर। ये जून 2011 का है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए बिल्कुल क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, ताकि जो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में सेफ हो जाए, सेट हो जाए। देखिए, बात क्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सहायता निर्भर करता है। देखिए, बात क्या हो रही है उपचारात्मक शिक्षण की, कि वो किन चीज़ों पे सहायता करता है बच्चों के लिए, या फिर वो किन चीज़ों पे निर्भर होता है। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए, बात क्या हो रही है उपचारात्मक शिक्षण की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। देखिए, कोई बच्चा मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहा है या फिर उसके साथ कोई समस्या है, तो उसके समस्या के कारणों को सही पता लगा लेना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि हम बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं कि क्यों वह चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, उसे अधिगम करने में क्या कठिनाई है, तथा साथ ही साथ वह उसे क्या उपाय किए जाए सीखने के लिए कि वह चीज़ों को बेहतर और बढ़िया ढंग से सीख पाए। देखिए, जान लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। सो आप उपचारात्मक शिक्षण को मैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आपको चीज़ें बताता हूँ, ताकि जो पहली बार में सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है, भाषा शिक्षण में पाठ पुस्तक। देखिए, भाषा शिक्षण की बात हो रही है। देखिए, जो भाषा शिक्षण में पाठ जो पुस्तक होता है वो होता है एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। देखिए, जो इसमें चारों ऑप्शंस देता है सीटेट बिल्कुल कंफ्यूजन वाला देता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि चीज़ों का बिल्कुल पहली बार में सेट और क्लियर चीज़ों को तैयार रखिएगा। यानी कि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल वो उलझन पूर्ण होता है, यानी वो आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, जो भाषा शिक्षण होती है उसका पाठ पुस्तक में क्या है, तो वो है साधन है। यानी कि भाषा शिक्षण में पाठ पुस्तक एक साधन है। देखिए, इससे मिलता जुलता बिल्कुल ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये आप जानते रहिए कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बिल्कुल एक साधन का काम करती हैं, एक साधन होती हैं। बाकी एकमात्र साधन नहीं होती, साध्य है नहीं होती, अनावश्यक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, या फिर एक साधन होती है सीखने का। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वे मन लगाकर नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचनाओं में अंतर होता है। देखिए, बात क्या हो रही है, बात हो रही है हिंदीतर भाषी बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, यदि उसे हम हिंदी सिखाएंगे तो क्या होगा, उसे सीखने में कठिनाई होगी। यानी कि वो तो पहले इंग्लिश सीख के आया है, इनकी जो उसकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है। इस यानी कि उसे जब दूसरी भाषा हम सिखाएंगे तो क्या होगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर हो सकता है। यानी उसकी प्रथम भाषा कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे हम उसको दूसरी भाषा सिखाएंगे तो उसे तकलीफ होती है या फिर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी और उनकी भाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेनिंग के दौरान क्लासरूम में बच्चों को कहानी सुना रहे होंगे या फिर कविता पढ़ा रहे होंगे, तो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल शांति के साथ सुनते हैं। यानी कि
यदि आप बच्चों को कहानी सुनाए तो वो बिल्कुल शांति से सुनते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। देखिए बच्चों के सामने आप जैसे ही कहानी पेश करेंगे, यदि आप थोड़ा सा रुकेंगे और बच्चों से उनके थॉट विचार पूछेंगे तो बच्चे अपने हिसाब से जो उनके विचार हैं कहानी को आधार बनाकर वो तमाम किस्म के विचार बनाते कि नहीं इसके बाद ये होता होगा, ये होता होगा, ये होता होगा। तो कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। देखिए कौशल कितने होते हैं, हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। एक इसकी ट्रिक भी है, उसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, यानी पहले चीज़ों को सुनेगा, फिर स्पीकिंग करेगा यानी फिर बोलेगा, फिर क्या करता है, रीडिंग करता है, पढ़ता है, और लास्ट में क्या होता है, लिखता है। यानी जो लिखित कौशल है वो कौशलों का चौथा प्रकार है। देखिए जो कौशल होते हैं बिल्कुल क्रम से होते हैं, बच्चे में इसका विकास बिल्कुल क्रम से ही होता है। यानी कि बच्चा पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, फिर सुंदर लेख का अभ्यास। देखिए बच्चों के लेखन कौशल का विकास के बारे में पूछा जा रहा है तो अपने अनुभवों को लिखना, यानी कि बच्चा अपने अनुभव को जितना अपने हिसाब से लिखेगा क्या होगा, उसके अंदर लेखन कौशल के मूल्यांकन करने की विधि क्या होगी, सबसे बेहतर होगी। यानी वो लेखन कौशल को बिल्कुल बेहतर और अच्छे ढंग से सीख पाएगा अपने अनुभव को लिखने के हिसाब से। जैसे मान लीजिए यदि आपने बच्चों को कहा कि आप अपने हिसाब से कहानी लिखिए तो बच्चा क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा। यानी कि बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है, वो है अपने अनुभव को लिखना। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए बात क्या हो रही, स्पीकिंग स्किल की, यानी बोलना जो कौशल होता है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या फिर मधुर वाणी। देखिए बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। यानी कि जैसी परिस्थिति है वैसी बात कहना क्या कहलाता है, बोलना कौशल कहलाता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, तो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना क्या है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, इस क्वेश्चन को अपने ऊपर खुद रख के सोचिए कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रवाह, फिर ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव, या फिर ऑप्शन डी है बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि एक भाषा शिक्षा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, वो है बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अच्छा बहुभाषिक कक्षा का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है, अब उसी क्लासरूम में क्लास 1 के भी बच्चे बैठे हैं, 3 के भी बैठे हैं, 5 के भी हैं, 4 के भी हैं। तो यानी कि जब जो बहुभाषिक कक्षा होती है, जब उसमें एक से कहीं ज़्यादा क्लास के बच्चे बैठे होते हैं तो एक शिक्षक के सामने एक बड़ी चुनौतियां होती हैं कि वह किस तरह बच्चे के मैनेजमेंट को या फिर पढ़ाई के स्तर को बनाए रखे। यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, वो है बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए बहुभाषिक कक्षा के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल है का मतलब क्या हुआ कि कथन गलत है या फिर वह कथन सही नहीं है। देखिए आप कथन यानी जो क्वेश्चन में टैग, यानी जो क्वेश्चन वाले टैग हुआ करते हैं उनको आप पकड़ा करिए। यदि आप टैग को पकड़ लेंगे कि यानी क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है तो आप इजीली ऑप्शंस को पिक कर पाएंगे और टिक कर पाएंगे और आपका जो स्कोर होगा वो बेहतर और बढ़िया होगा। देखिए बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा के नियम बना सकते हैं या फिर भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी कहा जा रहा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है या फिर व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी कि ठीक उसके उल्टा है या गलत है या करेक्ट नहीं है। वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बाकी बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उसी की भाषा भी अर्जित करता है। साथ ही साथ प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होते हैं, बिल्कुल 110% जो प्रिंट समृद्ध माहौल होता है वो बच्चे के भाषा सीखने में सहायक होता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात का अधिक महत्व देंगे। देखिए
सीटेट में क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो आपको कहीं ना कहीं खुद एक शिक्षक के रूप में सोचना पड़ेगा या एक शिक्षक के रूप में डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में आप किस तरह एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं एक बच्चे के लिए। देखिए जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग या फिर बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए बहुत सांस्कृतिक कक्षा की बात हो रही है, कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे, यानी कि यहाँ पे अधिक महत्व देने की बात हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट और सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए जब हम क्लासरूम में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देंगे तो जो उसकी भाषाई कुशलता है वो बढ़िया होगी, अच्छी होगी और चीज़ों को वो बेहतर ढंग से सीख पाएगा। और साथ ही साथ जो है पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना ये बिल्कुल गलत है, यानी कि संस्कृत बहुभाषा कक्षा में एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को व्याकरण सिखाना ये भी इम्पॉसिबल है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, इससे भी बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने से क्या होगा, उसके अंदर भाषाई विकास का या भाषाई कौशल का बढ़िया ढंग से विकास होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन बिल्कुल सीटेट के फेवरेट टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक पेडागोजी सेक्शन में, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ में, सभी में नहीं वाले क्वेश्चन पक्का बनेंगे। सो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसलिए मैं सारी की सारी जो मेरी सीरीज चल रही है, ईवीएस पेडागोजी सुपर सीरीज और सीडीपी की सुपर पेडागोजी सीरीज, उसमें आप जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए उसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीटेट के लेवल के एक लेवल अप है, जो आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर और बढ़िया बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए अगर क्वेश्चन नहीं वाला रहेगा तो उसके जो आंसर होंगे, यानी कि जो हम आंसर पिक करेंगे बिल्कुल नहीं को ध्यान में रखकर ही, यानी वो भी निगेटिव आंसर होगा जिसे हम पिक करेंगे। इसलिए आप जो ऑप्शंस दिए गए क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट करके ऑप्शन पिक करिएगा और टिक करिएगा। देखिए अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, ये बिल्कुल प्राथमिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ध्वनि संकेत का चिन्ह का संबंध बनाना बिल्कुल है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना बिल्कुल भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बट ध्वनि को क्रम से कंठस्थ कराना, देखिए एक रट्टा मारना है फिर कंठस्थ कराना, एक टैग वर्ड है गलत ऑप्शंस को पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए अवसर देना या फिर सक्रिय भागीदारिता, ये सब टैग वर्ड्स हैं सही आंसर को पिक करने के लिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी मेरे भाई बहन जिनका 1 या 2 बार में सीटेट न निकला हो या फिर जो पहली बार देने जा रहे हैं तो उनकी जो तैयारी वो बेहतर और बढ़िया हो सके। और इन्हीं वीडियोज़ के साथ उनकी जो प्रीवियस ईयर तैयारी बिल्कुल 60 से 70% तक हो जाएगी। देखिए जो प्रीवियस ईयर होता है किसी भी एग्जाम का बिल्कुल स्तंभ होता है। यदि दुनिया में आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो तो आप प्रीवियस ईयर से तैयारी करिए, तो क्या होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ एग्जाम पूछा कैसे जाता है, उसका लेवल क्या होता है, सभी यानी कि आपकी 50% की जो तैयारी होती है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर से हो जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी जो तैयारी वो बेहतर और सुपर हो सके। देखिए गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बात क्या रही है, होमवर्क की बात हो रही है, गृह कार्य की बात हो रही है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गृह कार्य होना चाहिए, जो होमवर्क होना चाहिए वो बच्चे की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है होमवर्क के विषय में, यानी कि बच्चे का स्तर कैसा है, उसकी क्षमता कैसा है, उसी के हिसाब से बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की क्षमता कम है और उसे हम हार्ड होमवर्क दे देंगे तो बच्चा अच्छे ढंग से कर भी नहीं पाएगा और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएगा। यदि जो होमवर्क है गृह कार्य है और वो बच्चे की क्षमता के अनुसार उसके स्तर के अनुसार का होगा तो बच्चा उसमें रुचि दिखाएगा, चीज़ों को बढ़िया ढंग से करेगा और अच्छे ढंग से सीखेगा भी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात हो रही है, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो भाषा कौशल होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। LSRW यानी कि लिसनिंग,
सुनना, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग होता है लिखना, यानी LSRW। इसको आप बिल्कुल क्रम से याद रखिए, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्रम भी पूछ सकता है या पूछता भी है। सो आप LSRW बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखिएगा। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बोलना लिखना, यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य है, यानी कि वह कथन आपको चुनना है जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए जो इसमें इसका जो ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और जो ऑप्शन सी है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरंतर अभ्यास से बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास सीखने में सहायक होती है। देखिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो बच्चे का परिवेश होता है, भाषा होता है, वो बिल्कुल एक स्कूल के या फिर विद्यालय के परिवेश को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता सीखने के लिए या फिर चीज़ों को अच्छे ढंग से करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल असत्य है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल की बात हो रही है। भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए भाषा कौशल की बात हो रही है, तो जो भाषा कौशल है वो उसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सी है, यानी 110% करेक्ट होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। देखिए जो भाषा कौशल होते हैं यानी LSRW, ये बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी बच्चा पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, तभी राइटिंग करेगा। यानी जो चारों कौशल बिल्कुल परस्पर होते हैं, एक क्रम से बच्चे में आते रहते हैं और बच्चा क्या होता है इनके हिसाब से अपना विकास करता जाता है। यानी बच्चा क्या करेगा, पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, तब राइटिंग करेगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यानी जब पाठ पुस्तक में जो चित्र दिए गए होते हैं, आपने देखा होगा कि पाठ पुस्तकों में जो चित्र दिए गए होते हैं वो किसका उदाहरण होता है। तो उदाहरण होता है चित्र पाठ्य पुस्तक का आचरण बनाती है, या फिर चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तकों में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्प तनाव में सहायता करते हैं। देखिए भाषा में दिए गए चित्रों क्या उद्देश्य होता है। तो भाषा में या पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं में सहायता करते हैं। देखिए आपने देखा होगा जिस भी पाठ में चित्र बना होता है या फिगर बना होता है, तो बच्चे क्या होता है उसके विषय में सोचने लगते हैं, यानी जो अपनी उनकी कल्पनाएं होते हैं उसके अनुसार वो बनाने लगते हैं। यानी कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं में होगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पीडिंग हो गई है, तनाव में सहायता करते हैं, यानी कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं में सहायता करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।